हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो वेलकम टू मानी मूवी एक्सप्लेन। और मैं आज आपका दोस्त मानवेंद्र आपके लिए लाया हूँ द बॉर्न आइडेंटिटी मूवी। तो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2002 में और इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। काफ़ी अच्छी IMDb रेटिंग है और अच्छी होनी भी चाहिए क्योंकि मूवी काफ़ी अच्छी है। सो ये एक नॉवल बेस्ड पर मूवी है और इसके टोटल 5 सीक्वल है, मतलब 5 सीरीज़ की ये मूवी है और काफ़ी धांसू पिक्चर है। मतलब इस मूवी से काफ़ी दूसरी पिक्चरों ने इंस्पिरेशन ली, जैसे कि जेम्स बॉन्ड और कई सारी स्पाई मूवीज़। तो मतलब अगर आप सच में देखोगे ना तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अगर थोड़ा भी अच्छा लगे। और इससे पहले मैंने होटल ट्रांसिल्वेनिया और इंडियाना जोन्स मूवी सीरीज़ एक्सप्लेन करी, तो आपको उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको देखने की इच्छा हो। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये मूवी शुरुआत करते, मतलब मैं काफ़ी टाइम से समझाना चाहता था। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये मूवी रॉबर्ट लुडलम की नावल पर बेस्ड है और ये नावल 1980s में आई थी और लेकिन ये मूवी 2002 में बनी। काफ़ी अच्छी स्पाई मूवी है और मतलब वाकई ऐसी मूवी जिसे हर कोई देखना चाहेगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मेडिटेरेनियन सी का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ इटालियन मछली पकड़ने वालों को दिखा जाता है। तो जब ये लोग मछली अपना जाल वापिस इकट्ठा करते हैं तो उसमें उन्हें एक आदमी मरा हुआ मिलता है, मतलब जिंदा आदमी मिलता है जिसके पीठ में 2 गोलियां लगी होती है। तो वे सब उस आदमी को ऊपर लाते हैं, अपने जाल में निकालते हैं और फिर उसकी दोनों गोलियां, उनमें से जो डॉक्टर होता है जिसको सारी डॉक्टर की सारी तकनीक वकनीक आती है, वो उसकी दोनों गोलियां निकालता है। साथ में उसे वहाँ पे उसके हिप एरिया में एक अजीब सा एक उभरा हुआ हिस्सा दिखता है, तो उसे काट के देखता है तो उसमें एक अजीब सा एक सेंसर टाइप का एक लेज़र टाइप की मशीन होती है और जैसे वो लेज़र को दबाता है तो उसमें से कुछ निकलता है, मतलब एक बैंक का पासकोड टाइप से होता है तो वो निकलता है। तो जैसे वो डॉक्टर थोड़ा बाहर जाता है और वापस रूम में आता है तो एकदम से वह आदमी जग जाता है और उसे डॉक्टर को मारने लग जाता है और उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो वो बेचारा आदमी भी उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हमें समुद्र में तैरते हुए मिली थी इसलिए हमने तुम्हें ऊपर ले लिया, तुम्हें 2 गोली लगी थी। तो इतने में फिर वो कुछ समझ के छोड़ देता है और डॉक्टर भी उसे उसका लेज़र और उसे आराम करने की सलाह देके वहाँ से चला जाता है। इधर थोड़ी देर बाद हमें एक अजीब सा ऑफिस दिखा जाता है, सब जहाँ बोलते रहते हैं कि हमारा मिशन नाकामयाब हो गया, नाकामयाब हो गया। तो हमें यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आता कि चल क्या रहा है पूरी मूवी में। फिर वापस अगली तरफ सीन जाता है बोर्ड की तरफ। वहाँ पर फिर वह थोड़े कुछ हफ्ते में, वहाँ 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद वो थोड़ा उसकी कंडीशन सुधर जाती है और वो वहाँ पे उन सब की हेल्प करने लग जाता है। वहाँ पे अपनी वो जारी रखता है, मतलब प्रैक्टिसिंग, मतलब समझ में नहीं आता कि वो सब कुछ भूल गया था तो भी उसे सारी लैंग्वेजेस, अपनी सारी डिफेंस ट्रिक, अटैक ट्रिक, सारी हर तरह की चीज़ें और मतलब उसे अलग अलग भाषाओं में बात करना सब आ रहा था, मतलब उसे कुछ भूला नहीं था, ये सारी चीज़ें भूला नहीं था। तो वो इस बात से उस डॉक्टर को पूछता रहता है कि मुझे हुआ क्या, मेरे साथ हुआ क्या, मैं वो परेशान हो जाता है। तो फिर इतने में डॉक्टर आके उसे समझाता है कि कोई नहीं बेटा, ये सबके साथ होता है और तुम्हें तुम्हारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और उसे वो कुछ पैसे देके बोलता है कि अब हम इटली की किनारे पर आ गए, अब तुम यहाँ से अपनी मंजिल ले सकते हो। और उसे बोलता है कि यह बैंक स्विट्ज़रलैंड में और तुम वहाँ पर जाके तलाश करो। तो फिर वह अपना हीरो मैट डेमन, इसमें कास्ट मैट डेमन नहीं करा है लीड रोल में, तो फिर वह स्विट्ज़रलैंड के लिए निकलते हैं। वहाँ स्विट्ज़रलैंड पहुँचने पर रात में एक पार्क में सो रहे होते हैं तो अचानक वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और उन्हें वहाँ से उठने के लिए बोलते हैं। तो उनसे उसका पासपोर्ट या जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगते हैं तो उनके पास कुछ होता तो है नहीं, तो एकदम से उन्हें मारने लगता। तो इतने में अपने हीरो को एकदम ताकत से आ जाती है, पता नहीं क्या होता है, मतलब उसे सारे डिफेंस ट्रिक अटैक ट्रिक सारे आते, तो इन दोनों को एक झटके में ही मार देते हैं और वहाँ पर सुला देते हैं। इधर वापस हमें एक क्लिप दिखाया जाता है, वहाँ पे एक अमेरिकन अफ्रीकन लीडर मोम्बासी वहाँ पे अजीब सी बातें बोल रहा था कि मैं सारी CIA ने मुझ पर हमला करा और मैं सारी चीज़ें उगल दूंगा CIA के खिलाफ, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। तो वहाँ पे CIA में भी काफ़ी खलबली मची हुई होती है और सब पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट रेडस्टोन क्या है और ये इससे रिलेटेड है। यहाँ तक मूवी तक हमें कुछ समझ भी नहीं आता, सब अजीब सा चल रहा था, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आता। इधर फिर दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक बैंक में आता है। उस बैंक में आने पर उसकी क्या, मतलब जो टेबल पर बैठी हुई होती है वो उससे पूछते हैं कि अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि हमारा हीरो था तो मतलब दिमाग वाले, वो सब कुछ चीज़ें भूल, कुछ मतलब बस अपनी आइडेंटिटी भूला था, बाकी उसको सारी चीज़ें याद थी। तो वह फटाफट उसका नंबर लिख देता और फिर अपने लॉकर रूम में जाता है। उसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसके लॉकर रूम तक जाता है, तो जहाँ उसे उसके लॉकर में कई सारे पासपोर्ट और कई सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उसका जो मेन पासपोर्ट होता है उसमें लिखा होता है कि वो एक अमेरिकन सिटीज़न है और उसका नाम जेसन बॉर्न है।
तो यहाँ से अब हम मैरी को बॉर्न ही बोलेंगे। तो यहाँ से उसे पता लगता है जेसन बॉर्न है, और अंदर देखता है तो काफ़ी सारा पैसा होता है, अलग अलग करेंसी का काफ़ी पैसा है, गन वन होती है, सब होता है। तो वो वहाँ पे गन छोड़ के बाकी सब पैसा लेकर और पासपोर्ट लेके वहाँ से निकलता है। तो इतने में वहाँ पे एक बैंक का एम्प्लॉय उसे पहचान जाता है और CIA में कॉल कर देता है। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो अमेरिकन एम्बेसी का रास्ता पूछता है और वहाँ पर पहुँचता है। तो उसे थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लग जाता है। अमेरिकन एम्बेसी तक पहुँचता है। जैसे अमेरिकन एम्बेसी तक पहुँचता है तो वो एक लड़की को देखता है, मैरी नाम की जर्मन लड़की होती है, जो वहाँ काफ़ी परेशान हो रही होती है अपने वीज़ा के लिए, और उसके पास ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे की भी कमी है। उसे देखता नोटिस करता है, और तो उसे पता लगता है कि उसके कुछ गलत हो रहा है, और सब उसके ऊपर पूरी CIA की टीम उसके ऊपर हमला कर देती है उसे पकड़ने के लिए। तो अभी भी हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, लेकिन सब आपको अच्छे से आगे क्लियर हो जाएगा। और मूवी तो बहुत धांसू है। वो जैसे तैसे वहाँ से बिल्डिंग से नीचे उतरता है तो उसे बाहर वही लड़की मिल जाती है। तो इस लड़की को ऑफर होता है कि मैं तुम्हें $10,000 अभी दूंगा, और $10,000 मैं तुम्हें पेरिस पहुँचने के बाद दूंगा अगर तुम अपनी कार से मुझे पेरिस तक छोड़ दो। चूँकि वो लड़की थोड़ी पैसों की तंगी से गुजर रही होती है तो वो हाँ कर देती है, और फिर दोनों पेरिस के लिए निकल जाते हैं। इधर CIA वाले उन दोनों को देख लेते और उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर फिर हमें एक प्रोफेसर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसके पास उनका मैसेज आता है कि इन दोनों को, मतलब इन दोनों टारगेट को मारो। और एक कैस्टल नाम के आदमी के पास में भी जाता है मैसेज कि इन दोनों टारगेट को उड़ाओ। इतने में फिर मैरी और जेसन बॉर्न दोनों अपनी कार में जा रहे थे। तो दोनों वहाँ पे अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैरी भी खूब बातें करती है, दोनों थोड़े फ्रैंक हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर जब जेसन और मैरी दोनों कार में पेरिस के लिए जा रहे होते तो मैरी जेसन से तो काफ़ी बातें करती है, मतलब सब अपनी लाइफ स्टोरी पूरी सुना देती है, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। लेकिन यहाँ पर जेसन सिर्फ उसको सुनता रहता है और कुछ बोलता नहीं। तो इससे मैरी एकदम रूठ जाती है और खफा हो जाती है कि मैं कब से बातें करी जा रही हूँ और तुम कुछ बोल नहीं रही है। तो फिर यहाँ पे जेसन उससे बोलता है कि मैं क्या बात करूँ, मुझे कुछ बात करना ही नहीं आती, तुम बात करो तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो एकदम थोड़ी यहाँ पे नाराज़ हो जाती है कि क्या हो रहा है। इधर CIA के लोग भी उन दोनों की एकदम परफेक्ट शिनाख्त कर लेते हैं और अपने सारे असैसिनेशन वालों को उनके बारे में पूरे रिकॉर्ड भेज देते कि ये कौन है, क्या करते हैं, और सब उनके पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अपने असैसिनेटर होते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इधर फिर रात को जेसन और मैरी दोनों एक जगह खाने के लिए रुकते, थोड़ा ब्रेक के लिए। तो वहाँ पे जेसन जब मैरी को देखता है कि मैरी उससे खफा है, रूठी हुई है, तो उसे पूरी बात बता देता है कि एक्चुअली मैं अपनी पूरी याददाश्त भूल चुका और मुझे कुछ भी याद नहीं। मतलब वो बोलता है कि मुझे हर चीज़ पता है, जैसे कि मैं, उसे लगता है कि मैं कोई स्पाई हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ के एग्ज़िट पॉइंट, एंड पॉइंट, हर चीज़ों के बारे में पता है। मुझे मारना काटना मुझे सब पता है, मुझे किसी को दया नहीं आती मारते वक्त, ये सारी चीज़ें आती हैं। बल्कि मैं अपनी पूरी याददाश्त भूल चुका कि मैं क्या था, यहाँ तक कि मुझे अपना सही से नाम भी नहीं पता। उसकी ये सारी बातें देखकर मैरी उसे थोड़ा आश्वासन देती है और उसे बोलती है कि कोई नहीं, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, और अब जब हम तुम्हारी फैमिली के पास पेरिस जा ही रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दोनों वापस रात को निकल जाते हैं पेरिस के लिए। फिर वे अगले दिन सुबह पेरिस पहुंचते हैं। तो फिर वहाँ से वे थोड़ी बहुत बातें करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और फिर जेसन और मैरी दोनों उसके घर के लिए जाते हैं, उन्हें उनका घर मिल जाता है। तो लास्ट में जेसन उसे मैरी को उसके बाकी के $10,000 भी दे देता है और जा रहा होता है। तो उसे इन्वाइट करता है कि अगर तुम चाहो, अगर चलना चाहो तो मेरे साथ मेरे घर तक चलो, फ्रेश हो जाना, फिर बाद में तुम भी निकलने जाना अपनी जगह पर। तो मैरी हाँ कर देती है कि चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर दोनों ऊपर जाते हैं। तो वहाँ बीच में उसे उसकी लैंडलेडी मिलती है। तो वहाँ से पूछती है कि आप कहाँ थे इतने दिनों से। तो जेसन बोलता है कि मैं कुछ काम से बाहर गया था और अब मैं आ चुका हूँ, तो जा रहा हूँ। तो उसको बता देती है कि आपका ऊपर है घर, मतलब ऐसे ही बता देती है कि इशारों में। फिर मैरी और दोनों वहाँ पर आते हैं और सब यहाँ पे दोनों एक दूसरे से थोड़ा आराम करते हैं। तो जेसन को यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं बोट के। तो उसे लगता है कि शायद वो बोट का कारोबार करता है, क्योंकि उसका घर भी काफ़ी अमीर था, बड़ा था, और वो काफ़ी अमीर रईस लग रहा था। इतने में फिर उसे याद आता है कि क्यों ना वो फ़ोन में वापस रिडायल करके देखे कुछ। उसे कॉल रिडायल करता है तो एक होटल में नंबर लगता है। तो वो होटल वाला, वो उससे होटल वाले से पूछते कि आपके यहाँ पे कोई बुकिंग थी जेसन बॉर्न नाम से। तो वो देता नहीं। तो फिर उसके पासपोर्ट में एक और वापस नाम ढूंढता है। तो पूछता है कि आपकी माइकल विलियम्स केन नाम से कोई बुकिंग थी। तो बोलता हाँ है। और वो बोलता है कि वो कहाँ पर है। तो बोलता है कि अचानक से, मतलब कुछ 2 या 3 दिन पहले उनकी मौत हो गई और वो दुखी है उनकी मौत से, मतलब कि उसे वो बोलता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। तो बोलता है कि आई एम सॉरी, उनकी मौत हो चुकी है। तो इतने में फिर वो फ़ोन रख देता है और जेसन उसे उसमें पूछ भी लेता है कि उसकी बॉडी कहाँ पर है, ये सब क्या है।
तो इतने में जेसन को वहाँ पर कुछ अपने घर में कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वो मतलब था एकदम स्पाई टाइप का खतरनाक आदमी, तो वहाँ से कुछ अजीब सा लगता है। तो चाकू वाकू लेके जाता है, तो अचानक से उन पर जो हमने स्टार्टिंग में कैस्टल नाम का वो आदमी देखा था उसके ऊपर हमला कर देता है। तो दोनों में यहाँ पे बहुत खतरनाक एक्शन फाइट होती है, मतलब बहुत ही खतरनाक मस्त फाइट होती है। लेकिन जेसन बॉर्न थोड़ा कैस्टल पर भारी पड़ जाता है और उसे अच्छी तरीके से मारता है। तो लास्ट में जब वो काफ़ी हार जाता है, मतलब कैस्टल हार जाता है और उसे कोई चारा नहीं दिखता, उसे लगता है कि अब वो पकड़ा ही जाएगा, तो वो खिड़की से बाहर कूद के अपनी जान दे देता है। इतने में फिर जब मैरी उसके सामान को तलाशती तो उसे उसमें अपनी और जेसन की फ़ोटो दिखाई देती है, जिसमें लिखता है कि किल इट और मतलब अरेस्ट और इस टाइप के वारंट निकलता है। तो वो काफ़ी घबरा जाती है। तो जेसन बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहो और घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर CIA वालों को पता लगता है कि कैस्टल मारा गया है, तो वे भी मतलब सब वापस तैयारी करते हैं कि चलो जेसन बॉर्न को पकड़ने। इधर फिर एक कार में बैठ के निकल जाते हैं। इधर जेसन बॉर्न भी सब मतलब जेसन बॉर्न और दोनों अलग अलग निकलते हैं ताकि किसी को पता न लगे। मैरी उसकी कार में निकल जाती है और जेसन बॉर्न ट्रेन में निकलता है और दोनों एक जगह पर वापस आके मिल जाते हैं। इधर कार में बैठे होते तो जेसन बॉर्न को वापस अजीब लगता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। वाकई में पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है और उसे मारने के लिए आ रही होती है। तो इतने में फिर जेसन बॉर्न अपनी कार निकाल के मस्त भाग रहे होते हैं और पुलिस भी उनके पीछे पड़ी होती है। यहाँ पे एक मस्त चेस सीन निकलता है और काफ़ी अच्छा सीन है। सब पीछे पड़े होते हैं और फिर वापस रात को उन सबको चकमा देकर भी रात को एक होटल में जाते हैं। इधर एक मुंबासी जो हमने अफ्रीकन लीडर देखा था वो केन विलियम्स की बॉडी देखने आता है। तो हमें यहाँ पे समझना था कि वो केन से कैसे जुड़ा हुआ है। तो बोलते हैं कि ये आदमी वो नहीं जिसने मेरे ऊपर अटैक करा था और मैं पूरी CIA वालों की वो पूरी जानकारी सब लीक कर दूंगा। तो इधर CIA वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं मुंबासी की वजह से और सब कुछ अजीब सा चल रहा था अभी तक मूवी में। इधर होटल में मैरी और जेसन बॉर्न काफ़ी क्लोज आ जाता है और जेसन बॉर्न जब उसके बाल काट रहा था तो उस टाइम तो दोनों और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों केसेस करने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे रात गुजर जाती है दोनों की। फिर सुबह जैसे ही मैरी उठती तो उसे लगता है कि जेसन उसे शायद तक छोड़ के भाग गया, लेकिन जेसन मस्त तैयार वैयार होकर नाश्ता वाश्ता ला के उसके सामने बैठा हुआ होता है। फिर जेसन बॉर्न और मैरी दोनों सोचने लग जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इतने में फिर जेसन को आइडिया आता है कि क्यों ना हम उस होटल में जाएँ जहाँ पर माइकल विलियम्स केन रुका था और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स देखे तो हमें कुछ वहाँ से मिल सकता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी होटल जाएंगे और वहाँ से उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स लेंगे। इधर दिखाया जाता है कि मुंबासी का घर का सीन दिखाया जाता है। इधर मुंबासी अपने दोस्त को बोलता है कि अब मैं CIA की पूरी पोल खोल दूँगा और दुनिया के सामने CIA का सच ला कर ही रहूँगा। तो इतने में फिर प्रोफेसर को सामने वाली छत पे दिखाया जाता है। प्रोफेसर अपने स्नाइपर से बूम शूट कर देता है उसको और बेचारा मुंबासी वहाँ पे मर ही जाता है। इधर फिर जेसन बॉर्न और मैरी दोनों उस होटल पहुँचते हैं, होटल रेजिना, और उधर जाके जेसन उसे समझाता है कि तुम वहाँ पर चुपचाप जाना और वहाँ पे कोई भी टेंशन हो तुम मुझे फटाफट बुला लेना, तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर हाजिर हो जाऊँगा और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैरी वहाँ पर जाती है और थोड़ी बहुत बातचीत करती है और बाहर आ जाती है। तो जेसन घबरा जाता है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, कोई लफड़ा तो नहीं हुआ। तो इतने में मैरी बता देती है कि मैंने उधर की वेटर को और मैनेजर दोनों को फंसा लिया था और उन दोनों की मदद से मैंने फिर वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग की लिस्ट निकाल ली और अब हम जो चाहे वो वहाँ पे कर सकते हैं। इधर CIA के सारे जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो उस प्रोजेक्ट रेडसोन से जुड़े होते हैं वो सब घबरा जाते हैं और मतलब उनमें काफ़ी खलबली मच जाती है कि क्या चल रहा है और वो सब जेसन बॉर्न को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। इधर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं CIA में और सब मतलब पूरा भागो दौड़ी का माहौल चल रहा होता है। इधर फिर जेसन बॉर्न अपनी सारी उन कॉल रिकॉर्डिंग की लिस्ट से पूरे हर जगह कॉल करने शुरू कर देता है कि इधर करो, तो उससे कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर एक जगह वो कॉल करता है तो वहाँ पे पहचान जाता है वहाँ का आदमी कि हाँ मैं जेसन बॉर्न को जानता हूँ और आपकी जो शिप का जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल तैयार है। तो जेसन बॉर्न फिर एक बिल्डिंग में उस आदमी से मिलने जाता है। तो आदमी बोलता है कि जो आपने मुझे जिस शिप के बारे में बोला था वो शिप बिल्कुल तैयार है, आपको वो शिप जल्दी मिल जाएंगे। तो जैसे उस शिप का वो पेज उठाता तो उसे पता चलता है कि उस शिप का मालिक मुंबासी है, वही अफ्रीकन लीडर। तो वो उसे कुछ न कुछ कनेक्शन दिखना शुरू हो जाता है। तो समझ जाता है कि कुछ न कुछ मुंबासी है और उसका कुछ न कुछ कनेक्शन है। तो इतने में फिर दोनों बातचीत करने लग जाते हैं और फिर भी सोचते हैं कि क्यों ना माइकल विलियम केन की डेड बॉडी देखने जाए मॉर्ग में। तो दोनों वहाँ पे देखने जाते हैं। तो वहाँ के एक डॉक्टर को थोड़ी बहुत फीस देकर उसकी बॉडी देखने जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी बॉडी गायब हो जाती है। तो दोनों पूछ लेते हैं बॉडी कहाँ पर गई। तो दोनों वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर फिर वो मुंबासी के घर पे जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर मुंबासी की मौत हो चुकी है और उसे किसी ने शूट कर दिया। तो ये दोनों वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, खासकर मैरी वहाँ पे काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। तो
वो फिर वहाँ से डिसाइड करते हैं कि वो मैरी को थोड़ी सांत्वना देता है और डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अब हम मैरी बोलते हैं कि वो उसके स्टेप ब्रदर एमन के घर जाए, जो कि फ्रेंच के कंट्री साइड में रहता है, छोटे से गांव में रहता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि उसके घर पर जाएंगे और फिर वहाँ से जेसन एक कार चुराता है और दोनों उस फ्रेंच कंट्री साइड के गाँव में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे अपने पुराने घर पे जाते हैं। मतलब वो मैरी और एमन दोनों बचपन में वहाँ पे काफ़ी समय गुजारा और वो उसका भाई है एमन। तो उसके घर पे जाते हैं तो उसके घर पे कोई नहीं होता, तो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। तो इतने वहाँ पर उसका भाई एमन आ जाता है। तो एमन उससे थोड़ा खफा होता है क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ बचपन में लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो दोनों खफा होते हैं। लेकिन फिर भी उसकी बहन होती है तो उसको अपने घर में रख लेता है। फिर सब लोग रात को मस्त से डिनर विनर करते हैं और सब थोड़ा रहते हैं। तो इतने में उससे जेसन बॉर्न के बारे में पूछना है तो उसे कुछ बताता नहीं, सही नहीं बताती मैरी उसके भाई एमन को, और सब कुछ टाल देती है। इधर CIA वाले को फिर जेसन बॉर्न की लोकेशन पता ही चल जाती है। अब वो भी CIA वाले हैं, कोई कम नहीं, तो उन्हें जेसन बॉर्न की लोकेशन मिल जाती है। तो मैं इतने में फिर एक लड़की होती है निकी पार्सन, जो इस पूरे प्रोग्राम रेडस्टोन को सुपरवाइज़ करी थी। उनके जितने भी उसके अंदर अटेंडी थे उनके हेल्थ का ध्यान रखी थी निकी पार्सन। और निकी पार्सन प्रोफेसर को उस जगह का लोकेशन देती है और बोल देती है कि हाँ तुम जेसन बॉर्न को मार दो, और उस लड़की को भी। इधर रात को दोनों बातें करती है और वापस क्लोज हो जाते हैं। फिर इधर सुबह होती है तो सुबह वापस सब नाश्ता कर रहे होते हैं। इतने में एमन बोलता है कि मेरा कुत्ता सुबह से दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो इतने में जेसन बॉर्न को शक हो जाता है कि कोई ना कोई हमारे आसपास है और उसने ही कुत्ते को मारा। तो फिर वो फटाफट से एमन से उसकी शॉटगन लेता है और बाहर निकल जाता है। तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर प्रोफेसर अपनी स्नाइपर लेके बैठा हुआ था और जेसन बॉर्न, मैरी और एमन सबको मारने के लिए। तो जेसन वहाँ पर एक चाल चलता है और जाके पूरी फील्ड में चल जाता है जहाँ पर एमन होता है। तो वहाँ पे फिर वो एमन को शूट कर देता है। जैसे एमन के पास जाता है तो उससे पूछता है कि तुम कौन और क्या चाहते हो मुझसे, मुझे क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तो एमन बोलता है कि तुम एक रेडस्टोन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हो और तुम्हारे पर US गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च करा है और वो नहीं चाहते कि उनकी इस रेडस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को पता लगे, इसलिए वो तुम्हें सब मारना चाहते हैं। और इतने में बेचारा वो प्रोफेसर मर जाता है। तो वहाँ से जेसन बॉर्न उसका मोबाइल लेके वापस घर आता है। तो इधर फिर वो एमन और बाकी सबको उनकी कार में बोलता है कि तुम कहीं सेफ जगह पर चले जाओ, छुप जाओ। तो वहाँ पर मैरी उसे बाय कहते हुए फिर दोनों चल जाते हैं और उनकी कार वहाँ से चली जाती है। इधर फिर वापस जेसन बॉर्न उधर कॉल करता है उसी नंबर पर। तो उसका कॉल जाता है कॉकलिन पर, जो कि रेडस्टोन प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ कर रहा था। तो दोनों वहाँ पर बातचीत करते हैं और पूछता है। तो वो बोलते कि हम लड़की को मार देंगे। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, लड़की तो मर जाएगी, उसे जाल में फंसाने के लिए, कि लड़की से उसका ध्यान हट जाए। और फिर वही होता है, उससे बोलता है कि तुम मुझे पेरिस में मिलो अकेले। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम पेरिस में अकेले मिलेंगे। CIA में खलबली मच जाती है और वो सारी तैयारी शुरू कर देते हैं बॉर्न को पेरिस पर पकड़ने की। CIA वाले भी अपनी जगह से पेरिस आ जाते हैं। जो CIA का कॉकलिन जो हेड होता है, उस रेडस्टोन प्रोजेक्ट को हेड कर रहा होता है, वो भी वहाँ पर पेरिस में आ जाता है। इधर बॉर्न भी पेरिस पहुँच जाता है और वो उसे एक ब्रिज पर आने के लिए कहता है, जिस ब्रिज पर उसे जैकेट खोलकर खड़ा रहना है और उसके आसपास कोई ना हो। तो वो आदमी अब CIA वाला होता है तो उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ कई सारे आदमी को लाता है, जो उसकी देख रेख आगे पीछे हर तरफ सारे CIA वाले होते हैं। और बॉर्न को ये देख लेता है और समझ जाता है, तो उसे मिशन अबॉर्ट कर देता है और बोल देता है कि मैं तुमसे नहीं मिलने वाला, और चुपके से उसकी गाड़ी के नीचे ट्रैकर लगा देता है। इधर देखा जाता है कि CIA वाले अपने एक एसेसिनेटर को कॉल कर देते हैं और बुला लेते हैं, और वो भी तैयार हो जाता है। इधर निकी पार्सन और कॉकलिन वो सब एक बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं और उस बिल्डिंग के बाहर कई सारे CIA के एजेंट वहाँ पे लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं। और इधर वो एजेंट भी पेरिस आ जाता है। इधर निकी पार्सन, कॉकलिन वो सब एक बिल्डिंग में छुपे रहते हैं और एकदम से उस पूरी बिल्डिंग का पावर डाउन हो जाता है। तो कॉकलिन यहाँ पे समझ जाता है कि जेसन बॉर्न यहाँ पर आ चुका है, तो सबको अलर्ट कर देता है, लेकिन उनके टेलीफोन हर चीज़ बंद हो जाती है। जेसन बॉर्न इधर आता है, उधर गन पॉइंट पर कॉकलिन को रखते हुए बोल देता है कि अब मुझे सारी सच्चाई बताओ। इनसे पूछता रहता है कि मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, ये और ये रेडस्टोन प्रोजेक्ट क्या है। तो फिर ये पूरा कॉकलिन उसे समझाता है कि रेडस्टोन प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम जो अटेंडी होते हैं उनकी पूरी याददाश्त मिटा देते हैं और उनके अंदर से पूरी मर्यादा, भावनाएं सब ख़त्म कर देते हैं और उन्हें अपने एसेसिनेटर की तरह यूज़ करते हैं लोगों को मारने के लिए। जो लोग भी हमें पसंद नहीं आते और जो लोग भी हमारे इसमें रोड़ा बनते हैं, उन्हें हटाने के लिए हम रेडस्टोन के लोगों की मदद लेते हैं। और ये खासकर प्रोजेक्ट अमेरिका की सुरक्षा के लिए करा गया है। लेकिन तभी
वो उसे याद आता है कि जिस वो उसकी एक्सीडेंट वाली रात को क्या हुआ था, तो उसे याद आ जाता है कि वो मोमबासी को वहाँ पर मारने गया था। लेकिन जब उसने मोमबासी और उसके बच्चों को साथ में खेलते हुए देखा, तो वो वहाँ से उसकी एकदम उसके अंदर से सारी भावनाएं जाग जाती हैं और उसे छोड़ने वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मोमबासी उसके ऊपर 2 शॉट कर देता है। तो ओवरऑल उसका यही था पूरी फिल्म का कि CIA के लोग एक टेस्टोन प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसके अंदर वो कुछ ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जिनके अंदर की वो सारी भावनाएं सब कुछ मिटा देते हैं और उन्हें लोगों को मारने के लिए यूज़ करते हैं। वो बेरहमी से ये लोग बेरहमी से सब लोगों को मारते रहते हैं और किसी की नहीं सुनते। और ये पूरा सीक्रेट मिशन होता है जिसके अंदर लोगों की किसी भी प्राइवेसी, किसी का भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो कैप्टन अमेरिका में भी, विंटर सोल्जर में भी यही हुआ था कि एक ऐसे ही आदमी को तैयार करते हैं। तो मैं बोल रहा था ना आपको कि इस मूवी इतनी अच्छी मूवी है कि इस मूवी से पता नहीं कितनी ही मूवी और स्पाई मूवी ने इंस्पिरेशन ली है। और इस मूवी में यही होता है कि बेचारे जेसन बॉर्न की पूरी अंदर की मर्यादा सब मिटा देते हैं और उसे एसेसिनेटर की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन एक बार जब वो मोमबासी को मारने जाता है और उसके बच्चे और उसकी फैमिली को देखता है, तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है, वहाँ से भाग रहा होता है और उसे शूट कर देता है और तभी से पूरी स्टोरी शुरू हो जाती है। इधर ये भी बताते हैं कि निकी पार्सन उस रेडस्टोन प्रोजेक्ट की हेल्थ में जितने भी अटेंडी आते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और सब चलता है। तो जेसन बॉर्न काफ़ी दुखी हो जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं, इस तरह से सबको मारने के लिए इस तरह के ये हैवान पैदा करते हैं। इतने में वो नीचे सारे CIA वालों को भी भनक हो जाते हैं और ऊपर आते हैं। तो इतने में थोड़ा बहुत वो कॉकलिन को मारता है और उसे पूरी तरह नहीं मानता, क्योंकि वो बोलता है कि अब मैं बदल चुका हूँ और अब मैं इस तरह हर किसी को मारूंगा नहीं। तो उसे बस इतना मारता है कि उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और बाहर आके भी उस CIA वाले जितने भी होते हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा मारता है, मतलब पूरी तरह जान से नहीं मारता, और वहाँ से भाग निकलता है। जब कॉकलिन भी जेसन बॉर्न के पीछे बाहर आता है लेकिन कुछ होता नहीं और जेसन बॉर्न वहाँ से भाग जाता है। और इतने में फिर वह दूसरा एसेसिनेटर आता है और बेचारे कॉकलिन को मार देता है, जिसका ऑर्डर उसके हाई सुपरवाइज़र देता है, जो उससे बड़ा पोजीशन पर होता है। वो सुपरवाइज़र देता है कि तुम कॉकलिन को मारो ताकि ये सारा झमेला यहीं पर ख़त्म हो जाए। और बेचारे कॉकलिन की वहाँ पर मौत हो जाती है और सारा किया तरह जेसन बॉर्न के ऊपर आता है। इधर फिर वो एक सुपरवाइज़र बोलता है कि अब हमने ये प्रोजेक्ट टेस्टोन काफ़ी पहले बंद कर चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अपनी सफाई के लिए बोलता है कि हमने ये प्रोजेक्ट टेस्टोन काफ़ी पहले बंद कर चुका है और इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और बोल देता है कि जेसन बॉर्न एक भगोड़ा है और वो देश के एक मतलब उसे टेररिस्ट की तरह घोषित कर देना चाहिए। बोल देता है कि ये टेस्टोन प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं और हमने इसे बंद कर दिया और अब हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है ब्लैक ब्रायर करके, और अब हम वही रन करेंगे। और ये ब्लैक ब्रायर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे सेना की मदद से हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हमारी सुरक्षा में कोई दखल अंदाजी ना हो। और वो यहाँ पे बोलता है कि रेडस्टोन प्रोजेक्ट हमारा फेलियर था जिसमें हमें काफ़ी पैसे लग चुके हैं और अब हम ऐसा प्रोग्राम वापस स्टार्ट नहीं करेंगे। और इस तरह यहाँ पे हो जाता है। और फिर अगले सीन में देखा जाता है कि यहाँ पे मैरी एक मुकुनुस नाम की एक टूरिस्ट प्लेस पर यहाँ पे एक स्कूटर मतलब किराए रेंट पर देने का काम शुरू कर देती है। तो एक दिन वैसे उसके रोज़ की तरह वहाँ पे काम कर रही होती है, काफ़ी सुंदर जगह होती है। यहाँ पे मैरी काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर जेसन बॉर्न आता है और उससे बातचीत करता है और दोनों वापस यहाँ पे रीयूनाइट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं वापस और हैप्पी लाइफ वापस शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस मूवी की। लेकिन बेचारों की ज़िंदगी में हैप्पी एंडिंग लिखी नहीं होती, ये आपको आगे पता लगेगा। बेचारे जेसन बॉर्न को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है इन सब CIA वालों की वजह से। तो आगे आप स्टे ट्यून रहिए, आपको सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। और आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू।